हो गया रेडी। देखो भाई क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? सो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ अगर याद है ना आपको, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब आप किसी कॉइल के साथ लिंक्ड फ्लक्स को चेंज करते हो तो इस कॉइल के एंड्स के अक्रॉस क्या इंड्यूस होती है, ईएमएफ। और अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो वैसे ही एक कॉइल मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे एक सोलेनॉइड है आपके पास, ये बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स हैं यहाँ पे, कॉइल्स हैं, ठीक है। जब आप इसमें फ्लक्स को चेंज करोगे, ये बी है मैग्नेटिक फील्ड, जब आप इसमें फ्लक्स को चेंज करोगे और सर्किट को अगर कंप्लीट करोगे तो इस कॉइल के अक्रॉस क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ। सर्किट कंप्लीट होते ही करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। समझ में रहे? अब सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या है, सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं इसको, सेल्फ इंडक्शन। अभी देखो मान लो यहाँ मैं बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ एक की लगा दी मैंने, स्विच प्लस माइनस। ध्यान से देखो, जैसे मैं स्विच को ऑन करूँगा, की को टैप करूँगा, करंट स्टार्ट होगा ना, इसमें करंट फ्लो स्टार्ट होगा कि नहीं। करंट एकदम से सडन फुल नहीं जाता है, बिना ही टाइम के। मैं क्या कह रहा हूँ समझने की कोशिश करना, बिना टाइम के करंट फुल नहीं होता है। करंट धीरे धीरे ग्रो करेगा, वो हम पढ़ेंगे। करंट किस रेट से इसमें इंक्रीज करेगा, ऐसा नहीं है कि जीरो टाइम में करंट फुल हो गया है, जैसे आपने दबाया तुरंत करंट फुल हो गया है, इसमें नहीं। पहले करंट क्या था, ज़ीरो, और ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचने में कुछ टाइम लेगा। समझ में? चाहे इसको लगे 1 सेकेंड, लेकिन इसका मतलब करंट एकदम से फुल ग्रो नहीं करता है, कुछ टाइम लेता है और धीरे धीरे ग्रो करता है। अब आप जितना इसमें करंट दोगे, आपने तो एकदम से ऑन कर दिया है इसको, की को ऑन कर दिया आपने, जैसे आप इसमें जैसे करंट धीरे धीरे ग्रो करेगा, इसमें करंट फ्लो स्टार्ट होगा और धीरे धीरे अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बदलेगा कि नहीं। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, म्यू नॉट एन आई, मतलब जितना करंट आप इसमें बढ़ाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो पहले एक लाइन मैग्नेटिक फील्ड की मानो, शुरू में जीरो से जब करंट कुछ ग्रोथ किया तो एक लाइन ही बनी, फिर धीरे धीरे दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन। क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना क्या बोला जाएगा, चेंज इन फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना क्या बोला जाएगा, चेंज इन फ्लक्स। क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला आपको याद है, फ्लक्स कैसे चेंज होगा, बी इंटू ए। अरे फ्लक्स कैसे लिंक होगा, बी इंटू ए। और चेंज इन फ्लक्स डी फाई बाई डी टी, टाइम के साथ क्या इंड्यूस करेगा, ईएमएफ। तो बी बढ़ रहा है तो चेंज इन फ्लक्स आपको दिख रहा है, बी जैसे जैसे ग्रो करेगा, जैसे जैसे करंट ग्रो करेगा वैसे वैसे बी की वैल्यू बदलेगी, और इसके साथ लिंक्ड फ्लक्स क्या होगा, चेंज। यही तो चाहिए। अब सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब आपको सीधे सीधे समझ में आएगा, यानी कि ये कॉइल, उसी कॉइल में तो हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, ये कॉइल अपने अंदर करंट भी फ्लो करवा रही है और अपने साथ मैग्नेटिक फ्लक्स को भी लिंक्ड करवा रही है, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज। समझ में? तो एक उल्टा ईएमएफ बनता है बेटा, क्या बनता है, उल्टा ईएमएफ, जो इस करंट को ग्रो करने से रोकता है। समझ में ना? मैं क्या कह रहा था, करंट एकदम से सडन जीरो टाइम में ही पूरा नहीं हो जाता, फुल मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंच जाता, कुछ टाइम लेगा। क्यों? जैसे आप इसको स्विच को ऑन करोगे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, 0 to कुछ आई बढ़ा करंट, और बढ़ने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और मतलब मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना, कॉइल का एरिया है कुछ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो मतलब फ्लक्स का क्या हो रहा है, चेंज, और उसके कारण इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगी। इसको बोलते क्या है, बैक ईएमएफ भी बोल सकते हैं। समझ में गया? एक उल्टा ईएमएफ बनेगा, यानी कि इस करंट को ग्रो होने से रोकेगा, बढ़ने से रोकेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब खुद ही अपने अंदर करंट फ्लो करवा रही है और खुद ही अपने साथ फ्लक्स लिंक करवा करके एक उल्टा ईएमएफ बना रही है, एक उल्टा करंट बना रही है, ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं? आ गया समझ में? हाँ, दिस इज बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ, ईएमएफ तो इंड्यूस हो रहा है लेकिन वो उल्टा है, इससे अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस डी फाई बाई डी टी। ये इसका मतलब क्या है, अपोज का, चेंज को क्या करता है, ये अपोज करता है। अब इसमें जो फ्लक्स चेंज होगा या फ्लक्स जो लिंक होगा इसके साथ, वो सीधे सीधे किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, करंट के ऊपर। यानी कि फ्लक्स, मैं सीधे सीधे बोलूँ, फ्लक्स सीधे सीधे किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है,
करंट के ऊपर। आया समझ में? इसमें जितना फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट ग्रोइंग इन दिस सर्किट। आगे समझ में? जितना ज़्यादा करंट ग्रो करेगा उतना ज़्यादा फ्लक्स लिंक होगा। आगे समझ में? और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या बनेगा? ईएमएफ। अब देखो इसको इक्वलिटी में चेंज करो, फ्लक्स कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाना पड़ेगा कि नहीं? जब आप इस साइन को इक्वलिटी में चेंज करोगे क्या लगेगा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज़ एल। समझ में? इस आई को मैं ऐसा भी ले सकता हूँ, ये आई, चलो ये ले लेता हूँ, ठीक है, कैपिटल आई। क्या है ये? कोफिशिएंट ऑफ ए सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोला जाएगा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज कॉल्ड ए कोफिशिएंट ऑफ ए सेल्फ इंडक्टेंस। समझ में आ गया? ये सेल्फ इंडक्टेंस है भाई, ये सेल्फ इंडक्टेंस आ गया। अब इसको मेजर कैसे करेंगे भाई? क्वेश्चन ये राइज होता है। देखो एल को आप क्या लिख सकते हो? 5/I लिख सकते हो कि नहीं? इफ करंट फ्लोइंग इन द कॉइल is 1 ampere, then value of flux change is the self inductance। आया समझ में? क्या समझ में? इसको 1 कर दो, करंट को कितना कर दो कोयल में? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा तो जितना फ्लक्स लिंक होगा इस कोयल के साथ वही क्या बोला जाएगा? सेल्फ इंडक्टेंस। वही क्या है इसका? सेल्फ इंडक्टेंस। बट दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल डेफिनेशन। ये प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है पता है? क्योंकि फाई को मेजर करने का अपने पास कोई मीटर नहीं है। फाई को मेजर नहीं कर पाएंगे तो एल का पता नहीं चलेगा। अगर हम फाई को मेजर कर सकते हैं, हम बोलते फाई है 20, 30, 50, तो फिर उतना ही तो एल होता ना। आया कि नहीं आया समझ में? हाँ, तो दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल डेफिनेशन। ये प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल कुछ और होगा। तो क्या होगा देखो, अब इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला आपको पता है? हमें बताया जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होगा इस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। फॉर्मूला है पता है? याद है कुछ? -d∅/dt। नेगेटिव साइन ओनली फॉर डायरेक्शन। लगाऊँ हटाऊँ आपने याद रखना है, डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अब d∅ फ्लक्स कितना बताइए? फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ क्या होगा? अभी अभी तो पढ़ा है। एल क्या था अभी अभी? देखो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था? आई, और फाई यहाँ से निकल के है एल आई। तो फाई किसके इक्वल है? एल आई के इक्वल है। आगे समझ में? तो फाई को आप क्या लिख सकते हो? फाई एल आई। एल कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा ना। कौन वेरिएबल है? करंट बढ़ रहा है। समझ में? देखो मैं ये नहीं कहता कि करंट ये बढ़ता ही रहेगा 1 घंटे तक, क्योंकि ये डीसी करंट है ना, कुछ टाइम तक बढ़ेगा, तो वेरिएबल है ना उस टाइम के लिए। तो और तभी तो फ्लक्स चेंज होगा। डीसी करंट है, एक बार मैक्सिमम हो करके फिर रुक जाएगा, उससे ज़्यादा ग्रो नहीं करता है। समझ में? लेकिन जब तक बढ़ेगा तब तक फ्लक्स चेंज होगा और तब तक इस कोयल में एक अपोजिंग ईएमएफ, बैक ईएमएफ क्रिएट होगा। आगे समझ में? अब इसी फॉर्मूले को मैंने क्या लिख दिया है? एल आई लिखा था, एल कांस्टेंट है तो एल बाहर ले लिया, और करंट वेरिएबल है di/dt। अब देखो, अब मैं इस फॉर्मूले को कैसे चेंज करता हूँ? अब अगर एल को मैं लिखना चाहूँ, एल ई बाई क्या लिखूँगा? di/dt लिख सकता हूँ कि नहीं? एल को इधर ही रख लो आप, इसको नीचे ले जाओ, di/dt, ठीक है। अब इसको 1 कर दो आप, किसको 1 कर दो? di/dt। मतलब क्या है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। ये करंट 1 एम्पियर नहीं है, क्या है? di/dt, चेंज इन करंट। इफ करंट in a coil is changing
एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन वैल्यू ऑफ induced EMF, value of induced EMF will be self inductance, self inductance of the coil, self inductance of the coil। क्या समझ में है? अगर किसी कोयल में जो करंट का जो रेट है किस से डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, मान लो रेट का मतलब रेट ऑफ कितना है 1 एम्पियर पर सेकेंड, चेंज कर रहा है किस हिसाब से 1 एम्पियर पर सेकेंड किसी कोयल में, समझ में रहा है? चेंज का मतलब बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, समझ में रहा है? चेंज का मतलब यही तो होता है, घटे ये ज़रूरी नहीं। देखो इसलिए मैंने क्या लिखा है, चेंज। किसी कोयल में अगर करंट चेंज हो रहा है किस हिसाब से, किस रेट से, 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो उस टाइम पे जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उसका क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कोयल। अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी आई बाई डी टी क्या कर दिया है 1, डी आई बाई डी टी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है 1, आ रहा है समझ में? तो आपका एल सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ इन द कोयल। यस, दिस इज प्रैक्टिकल डेफिनेशन। क्योंकि ई को मेजर कर सकते हैं, ई को मेजर कर सकते हैं कि नहीं बताइए? ई क्या है, ईएमएफ, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो जितना वोल्टेज होगा उस टाइम पे उतना ही क्या होगा उसका सेल्फ इंडक्टेंस। अभी एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक कोयल में हमने करंट फ्लो करवाया 10 एम्पियर, कितना 10 एम्पियर, और 10 सेकंड में उसको क्या कर दिया 0, कितना डिक्रीज कर रहा है 1 एम्पियर पर सेकंड। ध्यान से सुन लो, उस टाइम पे वो कोयल उसके अक्रॉस हमने ईएमएफ चेक किया, कितना बन रहा था 100 वोल्ट, समझ में? तो 100 यूनिट क्या है वो सेल्फ इंडक्टेंस। हमने क्या बोला, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस कोयल इज़ 100 यूनिट। आगे समझ में? एक दूसरी कोयल ली, उसमें हमने वैसे ही 10 एम्पियर करंट फ्लो करवा रहे थे, फिर जब रेट ऑफ चेंज स्टार्ट किया हमने, यानी कि 1 एम्पियर पर सेकेंड जब डिक्रीज़ कर रहा था, 10 सेकेंड में क्या हो गया 0। उस टाइम पे उसके एक्रॉस आपने वोल्ट मीटर लगा के देखा, उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था 500 वोल्ट। तो 500 यूनिट क्या है उसका सेल्फ इंडक्टेंस। आगे समझ में? अब इसकी यूनिट बना देंगे 500 यूनिट। कौन सी यूनिट बनाएंगे देखो अभी। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस? SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी, कैपिटल H, ठीक है। छोटी यूनिट भी हैं, मिली हेनरी, जैसे मिली हेनरी 10⁻⁻3, ओके। मिली का मतलब समझ गए ना, और माइक्रो हेनरी भी है 10⁻⁻6 हेनरी। आगे समझ में? और छोटी यूनिट भी हैं, लेकिन SI यूनिट क्या रहेगा हेनरी। जैसे कैपेसिटेंस का SI यूनिट क्या है फैरेड, वैसे यहाँ पे क्या है हेनरी। आगे समझ में? ये हेनरी किसके सम्मान में आप देख लो, किसी साइंटिस्ट का नेम है, समझ में गया, जिसने इसके ऊपर काम किया है सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर। आगे समझ में? हाँ। अब इस फॉर्मूले से आप जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसके डायमेंशंस भी निकाल सकते हो। किस फॉर्मूले से? इसी फॉर्मूले से, ठीक है, निकाल के देख सकते हो। देखो इस फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ मैं, एल के डायमेंशंस निकाल लेना मेरे को, किसके? एल के। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। एज यू नो ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। नीचे डिवाइड में क्या है करंट, और करंट के डायमेंशंस क्या होते हैं बताइए, A/T, याद है कुछ? नीचे क्या है टाइम, है ना, dt, इसका डायमेंशन क्या होगा t। आगे समझ में? अब वर्क का डायमेंशन रखेंगे ऊपर, वर्क का डायमेंशन, वर्क और एनर्जी के लिए सेम डायमेंशन फार्मूला होता है, नहीं आया क्या समझ में? वर्क और एनर्जी का सेम डायमेंशन फार्मूला होता है, वर्क m1 L2 T-2 डिवाइड बाई नीचे क्यू का क्या है डायमेंशन फार्मूला, सॉरी इसका तो क्या होगा A ही होगा करंट का,
इसका क्या होगा, क्यू का ए इंटू टी। आगे समझ में, देखो कहाँ से आया ए इंटू टी, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। करंट क्या होता है, क्यू बाई टी। तो चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, आई इंटू टी के अकॉर्डिंग। चार्ज का डायमेंशन फार्मूला, करंट का यूनिट क्या है एम्पियर और टी टाइम। तो चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, ए टी। करंट का सिंपली क्या रहेगा, आई, सो ये ए। आ गया समझ में। तो करंट का मैंने ए रख दिया, टी माइनस वन हो गया कि नहीं, क्या हो गया यहाँ पे ऊपर जा कर के यहाँ जस्ट टी माइनस वन लिखूँगा कि नहीं, ए टी माइनस वन। तो यहाँ ये ए टी माइनस वन इसके नीचे है, देख रहे ना, ये तो वर्क का फॉर्मूला है, नीचे किसका है, चार्ज का। ठीक है, अब ए टी माइनस वन, यहाँ वन है, अपने आप ऑटोमेटिकली ये पलट जाएगा। तो नीचे क्या आ जाएगा, वन अपॉन ए टी माइनस वन। आया समझ में। अब ए स्क्वायर, एक पावर प्लस एक माइनस, ए स्क्वायर हो गया कि नहीं, ऊपर ले जाओ, एम वन एल टू टी माइनस टू ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर को आप आगे भी लिख सकते हो। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। आगे समझ में। अब किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कम हो सकता है, किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा, समझ में। तो कैसे देखेंगे किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कम है या ज़्यादा है, उसका फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा प्रॉपर। तो फिर हाँ, ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, ऊपर जाके माइनस। अब देखो किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा, समझ में ना। कैसे पता करेंगे, मतलब एरिया से, इसकी ज्योमेट्री से, इसकी लेंथ से सेल्फ इंडक्टेंस का क्या रिलेशन है, कैसे बताएंगे कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कम एक का ज़्यादा। देखो डेरिवेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए डेरिवेशन होगा अपना, क्या डेरिवेशन होगा, सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, यूज़ होगा जो शुरू में हमने यूज़ किया था, एल फाई बाई आई। कहाँ से आया, याद नहीं है, यही तो है। एल को क्या ले सकते हो, फाई बाई आई। आ गया समझ में। तो यही फॉर्मूला यूज़ होगा अपना, जो शुरू में मैंने बताया था आपको। इसको वन कर रहे थे तो जितना फ्लक्स लिंक होता था उतना सेल्फ इंडक्टेंस। अभी फ्लक्स निकालना है कि इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, ठीक है ना। फ्लक्स लिंक कितना होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड जितना बनेगा ना उतना ही तो फ्लक्स लिंक होगा, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उतना ही तो फ्लक्स लिंक होगा ना इसके साथ। तो जितना करंट फ्लो करवा रहे हो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है सोलेनॉइड में। हमें फॉर्मूला पता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। जितना करंट करवाएंगे फ्लो उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब फ्लक्स लिंक कितना होगा एक कॉइल के साथ, फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न या वन कॉइल। एक कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक का फॉर्मूला क्या होगा, बी इंटू ए। बताओ आया कि नहीं समझ में। इसका एरिया क्या है कॉइल का, ए है ना। तो फ्लक्स लिंक कितना एक कॉइल के साथ, फ्लक्स लिंक हुआ बी इंटू ए, ठीक है। फ्लक्स लिंक विद ऑल टर्न्स, एन है यहाँ पे स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, समझ में। और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या करो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होती हैं, इसकी जितनी लेंथ है ना, जितनी लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर दो स्मॉल एन को, क्या आ जाता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितनी है, तो टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल एन आ जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। आगे समझ में। अब ऑल टर्न्स के साथ फ्लक्स लिंक क्या होगा, फ्लक्स लिंक विद ऑल टर्न्स म्यू नॉट एन आई ए एन इंटू एल, मल्टीप्लाई कर दिया, देख रहे हैं एन स्क्वेयर हो गया ना, फ्लक्स कितना हो गया म्यू नॉट एन स्क्वेयर आई ए इंटू एल, दिख रहा है ये फॉर्मूला। अब आपको क्या निकालना है, एल क्या होगा, फाई बाई आई, क्या होगा फाई बाई आई। तो ये रहा फाई आपका और ये रहा आई, एल आ गया है, क्या आ गया एल की वैल्यू।
L इज इक्वल्स टू म्यू नोड n स्क्वेयर A इंटू एल। ये आ गया भाई डेरिवेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस कितना ज़्यादा भाई, जितना नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इसमें पर यूनिट लेंथ, जितना बड़ा एरिया होगा कोयल का और जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा क्या बढ़ेगा, सेल्फ इंडक्टेंस। आगे समझ में। अब एक ये तो स्मॉल एन है, यहाँ पे कैपिटल एन का क्या रिलेशन होगा इसके साथ, कैपिटल एन का रिलेशन देखो इस फॉर्मूले में क्या होगा, L इज इक्वल्स टू, देखो आप मैंने यही लिखा ना, तो n बाई एल लिखूंगा इसको, स्मॉल एन को। स्मॉल एन को क्या लिख सकता हूँ मैं, n अपॉन में l। अब देखो यहाँ n बाई एल रखूँ मैं, म्यू नोड n स्क्वेयर अपॉन l स्क्वेयर ए एल। एक l से एक l कैंसिल, क्या एक l से एक l पावर कैंसिल हो जाएगी, नीचे सिर्फ क्या बचेगा 1l। यस, कैपिटल एन से ये रिलेशन है। अब बताइए फॉर्मूले में क्या आ रहा है, क्या पूछा जाता है पता है, ऐसे करके पूछा जाता है। बताइए सेल्फ इंडक्टेंस का सोलेनॉइड की लेंथ से क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेंथ बढ़ाएंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों, ये रहा डायरेक्टली तो है, यहाँ दिख रहा है, फिर नीचे है तो ऊपर भी तो है, तेरे वाली बात मानो तो ऊपर भी तो है, ऊपर वाले में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नीचे वाले में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या है, इसका मतलब दोनों होंगे क्या, लेंथ बढ़ाओगे तो इंडक्टेंस इसका बढ़ भी सकता है और नहीं भी। क्या बोल रहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सही है, दोनों सही है, तो फिर कैसे सही है, यूँ तो बताओगे दोनों सही है तो कैसे सही है। मेरे को भी दिख रहा है दोनों सही हैं, फॉर्मूले में दिख रहा है मेरे को, वैसे तो नहीं पता दोनों कैसे सही हैं। देखो 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 देखो, आप सोलेनॉइड की लेंथ कैसे बढ़ा सकते हो। सोलेनॉइड की लेंथ मान लो 10 टर्न है, 10 खींच दो, अब भी कितनी है 10। क्या कांस्टेंट है, कैपिटल एन कांस्टेंट है, कैपिटल एन कांस्टेंट है तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपने लेंथ बढ़ाई है और किसको कांस्टेंट रखा, 10 को, कैपिटल एन, तो क्या होगा रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब 10 हैं, उनके आगे 10 और जोड़ दो, क्या कांस्टेंट है, आपने खींचा नहीं अब इसको, 10 हैं, लेंथ है उसके अकॉर्डिंग 10 और जोड़ दो, वैसे ही लेंथ बढ़ गई। क्या कांस्टेंट है, स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये कांस्टेंट है। जब स्मॉल एन कांस्टेंट होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, एल। आगे समझ में। इफ एन इज कांस्टेंट देन सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एल, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इफ एन इज कांस्टेंट, कैपिटल एन इज कांस्टेंट, ठीक है, कैपिटल एन कांस्टेंट है तो क्या होगा, देन एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आ गया समझ में, दोनों सही हैं, कैसे सही हैं, ठीक है ना। ऐसे ही एक और है म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, देखो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। अपने पास एक कॉइल थी पहले, उसी कॉइल में करंट फ्लो करवा रहे थे और उसी में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था और उसी में बैक ईएमएफ बन रहा था। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब ये है, खुद ही तो अपने अंदर करंट फ्लो करवा रही है और खुद ही क्या बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड अपने साथ लिंक भी कर रही है और फिर क्या बना रही है, अपोजिंग ईएमएफ, जो उस करंट को ग्रो होने से रोक रहा है। म्यूचुअल का मतलब परस्पर। जब आप एक कॉइल लोगे, मान लो एक कॉइल लेते हैं हम, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो करवाएंगे। अभी ये अपनी फर्स्ट कॉइल है, बैटरी से कनेक्ट किया, अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी और इस मैग्नेटिक फील्ड को मान लो इसके आगे एक और कॉइल रख दी हमने, ऐसे एक कॉइल और रख दी, तो इसका फ्लक्स, इसका मैग्नेटिक फील्ड बोल लूँ मैं, या मैग्नेटिक फ्लक्स उसके साथ लिंक होगा आगे जा कर के, और इसमें धीरे धीरे करंट बढ़ेगा, वैसे वैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और दूसरी के साथ जाके लिंक होगा।
उसको क्या बोला है हमने, म्यूचुअल इंडक्शन। आगे समझ में। अब क्या करना है, फ्लक्स का लॉस होगा। अगर एक के सामने एक कॉइल रखोगे ना आप, तो क्या होगा, फ्लक्स का लॉस। तो सबसे बेस्ट वे क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है, फ्लक्स का लॉस ना हो। इस कॉइल के ऊपर एक इंसुलेटर डाल लो आप, कुछ भी रबड़ टाइप मटेरियल, ठीक है, क्योंकि रबड़ दिक्कत नहीं देगा, ऐसे प्लास्टिक है रबड़, उसको दिक्कत नहीं देगा मैग्नेटिक फील्ड की, उसको कोई दिक्कत नहीं पड़ती। मैग्नेटिक फील्ड तो जितना बनना है उतना ही बनेगा। आगे समझ में। तो इसके ऊपर इंसुलेशन डाला आपने, और उस इंसुलेशन के ऊपर एक दूसरी कॉइल वाउंड कर दी, लपेट दी। आगे समझ में। और सेम लेंथ की होगी, क्यों, ताकि फ्लक्स का लॉस ना हो। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अगर वो कॉइल इधर उधर रहेगी तो ये फ्लक्स बाहर चला जाएगा। कॉइल तो इधर उधर है, मान लो इधर है कॉइल, तो ये फ्लक्स, कुछ फ्लक्स बाहर चला जाएगा उस कॉइल से। तो बेस्ट वे क्या है, मैंने बताया आपको, इस कॉइल के ऊपर इंसुलेटर लगा करके इसके ऊपर ही दूसरी कॉइल लपेट देंगे। तो मान लो ये अपनी फर्स्ट कॉइल है, अपनी फर्स्ट कॉइल, और इसका एरिया क्या है, A1, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N1, लेंथ ऑफ दिस कॉइल इज L। आगे समझ में। एरिया छोटा है इसका, और दूसरी कॉइल लपेटोगे वो तो बड़ी होगी इसके ऊपर। आगे समझ में, इससे तो बड़ा ही होगा एरिया। और इस कॉइल में EMF यानी कि करंट इंड्यूस होगा। गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, ठीक है। ये अपनी सेकंड कॉइल जिसका एरिया है A2, ठीक है, इसका एरिया है A2, नंबर ऑफ ट्रांसपेरेंट लेंथ क्या है, N2। कौन सी कॉइल है, ये वाली बड़ी वाली, सेकंड कॉइल। आगे समझ में। अब ये जो छोटे दिख रहे हैं ना टर्न्स आपको, ये फर्स्ट कॉइल के, बड़े वाले हैं ये सेकंड कॉइल के। एरिया A2 बड़ा है ना, क्लियरली लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि A1 इज लेस देन A2, एरिया ऑफ फर्स्ट कॉइल इज लेस देन A2, एरिया ऑफ सेकंड कॉइल। अब एक कॉइल में आप फ्लक्स लिंक करवा रहे हो, इस कॉइल में फ्लक्स लिंक होगा सेकंड कॉइल में। सेकंड कॉइल में जो फ्लक्स लिंक होगा दैट डिपेंड्स ऑन करंट फ्लोइंग इन फर्स्ट कॉइल। जो फर्स्ट कॉइल है उसमें करंट फ्लो कर रहा है I1। आगे समझ में। किसके कारण लिंक हो रहा है सेकंड कॉइल के साथ फ्लक्स, फर्स्ट में जो करंट फ्लो करवा रहे हो उसके कारण। आगे समझ में। अब φ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वलिटी में चेंज करो, क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। M लेंगे, M क्यों लेंगे बताऊंगा, M इंटू आई, म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये। सेल्फ होता तो उसके लिए क्या लिया था हमने, L। तो ये व्हाट इज दिस, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है ना। अब M आप निकालना चाहो वैसा ही सेम तरीका, M क्या होगा, φ/I। अगर करंट फ्लोइंग इन कॉइल इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, अगर आप इसको 1 एम्पियर कर दो तो उस टाइम पे जितना फ्लक्स होगा दैट इज M। आगे समझ में। जैसे L था वैसे ही क्या है, M, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके लिए, वो चीज़ देखो आप। म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका है, ये सेकंड कॉइल का। सेकंड कॉइल में बन रहा है ना ये EMF, तो किसके कारण, फर्स्ट के कारण। तो आपने क्या निकाला है, M21। क्या ये M21, समझ में। ऐसे सिमिलरली M12 बोल सकते हो। M12 क्या होगा, M12 फ्लक्स लिंक विद फर्स्ट कॉइल, दूसरे में आप करंट फ्लो करवा रहे हो, सेकंड कॉइल में आप करंट फ्लो करवा रहे हो, और फ्लक्स किसके साथ लिंक हो रहा है, फर्स्ट कॉइल के साथ, जिसका एरिया क्या है, A1। आगे समझ में। तो ये मैंने बोला था, ये प्रैक्टिकल अपना डेफिनेशन नहीं है कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो तो जितना फ्लक्स होगा लिंक उस कॉइल के साथ दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस। किया था ना हमने पिछले वाले में, सेल्फ इंडक्टेंस में। तो भाई ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल क्यों नहीं है, क्योंकि फाई को कैलकुलेट करने के लिए अपने पास कोई मीटर नहीं है। तो फिर प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकली आप देखो प्रैक्टिकल फॉर्मूला क्या होगा। मैंने आपको कल बताया था कि EMF इंड्यूस क्या होता है, d∅/dt। इस कॉइल में EMF इंड्यूस होगा ना, किस कॉइल में, सेकंड कॉइल में। फॉर्मूला क्या है, d∅/dt। फाई अभी भी आया था अपना, फाई क्या है, M2I1। तो
M2 I1 डिवाइडेड बाई dt। जो सेकंड कॉइल है उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, करंट घट बढ़ रहा है ये समझिए आप, तो ये बाहर आ जाएगा M21 di/dt और म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस की तरह बाहर आ गया। फॉर्मूला क्या हो गया L di/dt, वैसे ही M di/dt। सो M21 क्या आएगा, M21 क्या आएगा देखो E/di/dt। आगे समझ में। अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकंड, अगर रेट चेंज हो रहा है इस रेट से करंट घट रहा है या बढ़ रहा है, तो ये 1 कर दिया ना हमने, तो उस टाइम पे जितना वोल्टेज बनेगा सेकंड कॉइल में वही क्या होगा सेकंड कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेम वही चीज़ें सारी जो हमने की थी। आगे समझ में। वैसे ही इसका यूनिट है हेनरी, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस के लिए थे हेनरी, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ही तो है ये, इसका यूनिट भी क्या होगा सेम हेनरी। वैसे आप इसका डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, वही डायमेंशन फार्मूला जो एल का होगा। आया समझ में। अब इसके लिए डेरिवेशन करते हैं, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो इस कॉइल की एरिया ऑफ कॉइल या ट्रिग्नोमेट्री जो है ज्योमेट्री बोलूँ मैं, उससे कैसे रिलेट करता है। देखो डेरिवेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम के लिए डेरिवेशन है भाई, एम का एरिया ऑफ कॉइल से क्या रिलेशन, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड से क्या रिलेशन। अब फॉर्मूला भाई मैंने बताया था, जैसे एल था 5/I वैसे ही एम भी है 5/I, ठीक है। M21 है ये फार्मूला, यही फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। अब फ्लक्स लिंक निकालना है आपने, फ्लक्स लिंक विद सेकंड कॉइल। देखो 5-2 किसके साथ लिंक हो रहा था, फर्स्ट में करंट फ्लो करवा रहे थे, किसके साथ फ्लक्स लिंक हो रहा था सेकंड कॉइल के साथ 5-2, और उसी के कारण M2 मतलब सेकंड कॉइल का क्या है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस। आगे समझ में। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ना सेकंड कॉइल में, जो करंट फ्लो करेगा EMF बनने के कारण, उसी का नाम क्या दिया हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि पहले में करंट दे रहे हैं और दूसरे में क्या बन रहा है EMF या वोल्टेज, उसी का नाम क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस। आगे समझ में। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है B/A, एज वी नो फ्लक्स होता है B/A। तो B कितना बना, B किसने बनाया, पहले सोलेनोइड ने या क्या बोलूँ मैं फर्स्ट कॉइल ने। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल म्यू नोड Ni, तो N1 लेना है नंबर ऑफ टर्न्स। भाई पहली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो पहली कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स लोगे ना पर यूनिट लेंथ, I1 लोगे I1 क्योंकि फर्स्ट कॉइल ने बनाया मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हुआ, फ्लक्स लिंक विद 1 टर्न, फ्लक्स लिंक्ड विद 1 टर्न, एक टर्न के साथ फ्लक्स लिंक क्या होगा B/A। एरिया A1 लूँ या A2 लूँ बताइए। सेकंड कॉइल के साथ लिंक हो रहा है, कई बच्चे A2 लिख देते हैं, नहीं, क्योंकि बना ही किस में A1 में, बना ही जब इतने एरिया में है, ये पहली कॉइल मान लो और ये क्या है दूसरी कॉइल, जब बना ही A1 में है तो पूरी A2 के साथ कैसे लिंक होगा बताओ। ये A2 है बड़ी है जो इसका एरिया, और ये क्या है A1, जब बना ही इसके अंदर A1 के अंदर, तो इस पूरी के साथ कैसे लिंक हो जाएगा। तो क्या लिखना है आपको A1। ये चीज़ आ रही नहीं समझ में। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ये फ्लक्स जो है वो सेकंड कॉइल के साथ लिंक हुआ है, फॉर्मूले में रख दो M21। एक मिनट, इससे पहले एक टर्न के साथ है, फिर पहले क्या निकालो फ्लक्स लिंक विद ऑल टर्न्स, फ्लक्स लिंक विद ऑल टर्न्स। तो फ्लक्स लिंक विद ऑल टर्न्स कितना होगा, सेकंड कॉइल जो है ना अपनी उसकी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2, सभी जितनी है ना 10-20, वो मैंने क्या लिख दिया N2 का क्या फॉर्मूला है, या N का कैपिटल N स्मॉल n इंटू टोटल लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ, क्या आ जाएगा कैपिटल M टोटल नंबर ऑफ टर्न्स।
तो इसके लिए L2 N2, लेंथ दोनों की सेम ले ली है ना अगर, तो क्या है N2 L2 N2 इंटू में L, समझ में। N2 क्या हुआ, N2 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड कोयल, कितनी होगी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सेकंड कोयल मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ। आगे समझ में। तो N2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो phi2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni1 A2 इंटू N2 और L। N1 याद रखो यहाँ क्या है N1, N2 को मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक। अब M21 फॉर्मूला देखो, M21 फॉर्मूला देखो वहाँ, फाई बाई क्या है I, फाई 2 बाई क्या है I1, म्यू नॉट N1 I1 A2 N2 इंटू L डिवाइड बाई I1 से I1 कैंसिल। सो M21 क्या आ गया, M21 आ गया है म्यू नॉट N1 N2 एक साथ लिख लो, N1 N2 A1 इंटू में L, ये आ गया भाई M21, ठीक है। सिमिलरली M12 आएगा, सेम आंसर आएगा M12 भी यही आएगा, म्यू नॉट N1 N2 A1 L। कैसे आएगा, क्योंकि अभी जो है पहली कॉइल में आप करंट दे रहे थे, ठीक है। अभी दूसरी में करंट दोगे, ऊपर वाले में करंट दोगे और नीचे वाले में EMF इंड्यूस होगा। तो देखो M12 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्लक्स लिंक विद फर्स्ट टर्न या फर्स्ट कॉइल और करंट फ्लोइंग इन सेकंड कॉइल। भाई फ्लक्स जो बनेगा सेकंड कॉइल में आप करंट फ्लो करवाओगे, फ्लक्स बनेगा किसके साथ लिंक होगा, पहली कॉइल के साथ, इसलिए क्या आ गया phi1 डिवाइड बाई I2 क्या दूसरी कॉइल का करंट है। तो इसको क्या बोलेंगे M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल किसके कारण, सेकंड के कारण। अभी देखो सेम आएगा, क्या करना है, फ्लक्स का फॉर्मूला सेम है B इंटू A, तो ये मैं कुछ भी साफ नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ चेंज करूँगा। तो सेकंड कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया ना, अभी सेकंड कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, सेकंड कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है N2 पर यूनिट लेंथ, करंट कितना फ्लो कर रहा है उसके अंदर I2, आ रहे समझ में। तो फर्स्ट कॉइल के साथ लिंक्ड फ्लक्स कितना होगा, म्यू नॉट N2 I2, एरिया A1 लूँ या A2 लूँ बताइए। सेकंड कॉइल ने बनाया फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड, किसके साथ लिंक होगा, पहली कॉइल के साथ, कितने एरिया में लिंक होगा बताओ। इसने इस पूरी के अंदर क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और लिंक सिर्फ किसके साथ होगा, पहली कॉइल के साथ, तो A1 में ही लिंक होगा ना, क्योंकि इसका एरिया A1 है, उससे बड़ा थोड़ी ना A1 इसका एरिया, उसके साथ लिंक होगा, ठीक है। तो अब भी क्या आएगा, A1 ही आएगा। तो फ्लक्स लिंक विद 1 टर्न हो गया। अब ऑल टर्न्स के साथ फ्लक्स लिंक कितना होगा, N1, यानी कि फर्स्ट जो कॉइल है आपकी उसकी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A2 लिख गया क्या मैं, A1 है, पिछले वाले में A1 ही आएगा, A1 देखो ये रहा A1 ही है ये, ठीक है। अब भी A1 ही है, एरिया क्या है अब भी A1 ही है, बस नंबर ऑफ टर्न्स सेकंड कॉइल, करंट फ्लोइंग इन सेकंड कॉइल, और अब लिंक जो हो रहा है ना वो फर्स्ट टर्न के साथ, फर्स्ट कॉइल की टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, तो उसको लिख दिया मैंने N1 इंटू में L, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को N इंटू L लिख दिया। अब जो करंट फ्लो कर रहा था I2, M12 का फॉर्मूला क्या हुआ, M12 का फॉर्मूला हुआ phi1 डिवाइड बाई I2, तो I2 से I2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा सिर्फ म्यू नॉट N1, ये क्या है N1 नहीं है ये, क्या है ये N1 N2 A1 L, सेम आया कि नहीं आया, तो सेम ही आएगा, बोला था मैंने सेम ही आएगा। अब एक चीज़ बचती है अपनी, ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स। इन कॉइल्स को आप ग्रुपिंग करते हो, जैसे रेजिस्टेंस को कंबाइन करते थे इन सीरीज और पैरेलल। तो रेजिस्टेंसेस को जब सीरीज में जोड़ते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता है,
तो दो कॉइल्स को अगर आप सीरीज में जोड़ते हो तो इंडक्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, और दो कॉइल्स को पैरेलल में जोड़ने पर इंडक्टेंस का क्या होगा, इंडक्टेंस घटेगा बढ़ेगा। रेजिस्टेंस का तो पता है, अगर दो रजिस्टर्स हैं, दो रेजिस्टेंसेज, उनको सीरीज में जोड़ोगे क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, पैरेलल में जोड़ोगे क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो वैसे यहाँ पे देखेंगे क्या होगा। स्प्रिंग ऑफ कॉइल्स, फर्स्ट मेथड इन सीरीज और सेकंड है इन पैरेलल। तो सीरीज में कॉइल्स को जोड़ेंगे, जो बैटरी से सप्लाई दोगे करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। करंट जा रहा है आई, आपको पता है करंट रहेगा सेम सीरीज में, और क्या बढ़ जाएगा इसके अक्रॉस ईएमएफ या वोल्टेज, जो ईएमएफ आपने दिया ना यहाँ, इसके अक्रॉस ईएमएफ E1 और इसके अक्रॉस ईएमएफ क्या होगा A2। इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या है L2। जैसे रेजिस्टेंस होते थे, रेजिस्टेंस R1 और R2, समझ में। अब देखो टोटल ईएमएफ निकालने के लिए क्या करोगे, ईएमएफ नेट निकालने के लिए E1 प्लस में E2, है ना। ई का फॉर्मूला क्या है, अभी पढ़ा हमने, LdI/dt, है ना। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, L इन सीरीज dI/dt। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए E1 के लिए L1 dI/dt, दिख रहा है। E2 के लिए क्या होगा, L2 dI/dt। क्या कॉमन है, dI/dt, ये कॉमन है यहाँ, dI/dt दोनों में से कॉमन उठाया, क्या बचता है अंदर L1 प्लस में L2, दिख रहा है। अभी dI/dt से dI/dt कैंसिल, तो सेल्फ इंडक्टेंस इन सीरीज क्या होगा, ऐड होगा L1 प्लस L2। दो कॉइल्स अगर सीरीज में हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा, तो पैरेलल में फिर घटना चाहिए, घटेगा। देखो दो कॉइल्स हमने पैरेलल में लगा दी, बैटरी से कनेक्ट किया, जोड़ दी बैटरी, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसका L2। क्या कांस्टेंट रहता है यहाँ पे, ईएमएफ कांस्टेंट रहता है, जो आपने दिया है उतना ईएमएफ रहेगा। क्या बढ़ जाता है, जो करंट जा रहा है ना पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, वो बढ़ जाता है I1 में और I2 में। आगे समझ में, क्या बढ़ता है, करंट। वहाँ पे ध्यान रखना, वहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ईएमएफ, क्या कांस्टेंट है, करंट। अब आई नेट क्या होगा, आई नेट का फॉर्मूला I1 प्लस I2, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको बोथ साइड, dI/dt, डिफ्रेंशिएट करें बोथ साइड dt से टाइम के रिस्पेक्ट में, dI1/dt प्लस dI2/dt। बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि d/dt कॉमन उठाओ, d/dt इसमें से d/dt कट जाएगा इधर बड़ा, 2 से मल्टीप्लाई करे, 2 से डिवाइड करे, वही चीज़ है। आगे समझ में। अब देखो ईएमएफ का फॉर्मूला ये है ना, तो dI/dt को क्या लिखोगे, E/L, dI/dt को क्या लिखोगे, E/L, E/L, L पैरेलल का है, E/L1, क्योंकि E तो कांस्टेंट है ना, E1 E2 नहीं लिख सकते आप, E1 E2 लिखोगे तो भी वो E के ही इक्वल है, E/L2। E कॉमन है दोनों में, E कॉमन है, E/L इन पैरेलल, E कॉमन L1 1/L1 प्लस 1/L2, E से E कैंसिल, तो 1/L इन पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2। ये आ गया भाई पैरेलल का। पैरेलल में सेल्फ इंडक्टेंस डिक्रीज करेगा और सीरीज में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आ गया समझ में।